अस्सलाम वालेकुम बच्चे हमने नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल मॉडल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया हुआ था। अच्छा, स्टैंडर्ड नॉर्मल मॉडल कब हम पढ़ते हैं? जब हम डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि आइदर डाटा इज अ नॉर्मल और नॉट। ये कैसे पता चलेगा बच्चे कि डेटा नॉर्मल है या नहीं है? यह हमें ऐसे पता चलेगा अगर एक डाटा जब ग्राफ बनाएगा तो ग्राफ कैसा होगा? बेल कर्व में होगा, ठीक है। और मतलब बेल कर्व में होगा। बच्चे बेल कर्व में क्या होता है? बेल कर्व में ये होता है कि क्या है कि उसकी जो ग्राफ है उसकी बोथ साइड्स पे टेल्स होगी, ठीक है। उसके बोथ एंड्स पे टेल्स होगी और इट मीन्स कि वहाँ पे बहुत कम डाटा वहाँ पे होगा, जबकि ज़्यादा डाटा कहाँ पे होगा? ज़्यादा डाटा उसका होगा मिडल में। अच्छा, स्टैंडर्ड नॉर्मल मॉडल में कहा जाता है कि जो उसके एंड पे इसकी टेल पे डाटा है इट इज़ अबाउट 5%। 5% में से भी 2.5 इंसाइड है, 2.5 इंसाइड है, और बाकी का जो 90% है वो डाटा कहाँ है? ये 95% है, वो डाटा कहाँ पे फॉल करेगा? वो डाटा फॉल करेगा मिडल रेंज में। अच्छा, मुझे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि सपोज अगर आपकी क्लास के में स्कोर देख रहे हैं, ठीक है, क्लास के ओवरऑल स्कोर देख रहे हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे ये बिल्कुल तेल है ना, यहाँ पे कितना है? 2.5% यहाँ पे है, 2.5% कहाँ पे है? यहाँ पे। बाकी जो 95% डाटा है ना वो यहाँ पे फॉल कर रहा है इधर, ठीक है, इसमें। तो 2.5 कहाँ है? इन टेल्स पे, टेल्स पे 2.5% कहाँ है और 2.5% डाटा यहाँ पे। बाकी जो एवरेज क्लास के मार्क्स है ना वो यहाँ पे। इनके बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे जिनने कम मार्क्स लिए और बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनने क्या किए? बहुत अच्छे मार्क्स लिए। बाकी जो एवरेज डेटा ले रहा है वो कहाँ है? वो मिडिल में है, वो कितना है? 95%। और कौन से स्टूडेंट से वो क्या कर रहे हैं? जो एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल मॉडल एप्लीकेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कि ये प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई होता है। अच्छा बच्चे, जैसे आप एक कोर्स में आपने बहुत मेहनत की, दो कोर्सेज हम ले लेते हैं, साइंस और इंग्लिश ले रहे या इंग्लिश और मैथ से लें। आपने क्या किया? इंग्लिश कोर्स में बहुत ज़्यादा मेहनत की। आपने मेहनत करके ये देखा कि आपने एक में 95% स्कोरिंग की और एक में 90% स्कोरिंग। अच्छा, देखने में आपको क्या लगा? देखने में आपको क्या लग रहा है कि जो 95% स्कोरिंग वाला कोर्स है उसमें आपके कितने हैं? हाईर स्कोर्स हैं। लेकिन ऐसा अभी नहीं है। वो ऐसा क्यों नहीं है? वो ऐसा इसलिए नहीं है कि अगर आप उस जिसमें आपने मार्क्स ज़्यादा लिए, तो अगर उसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, मीन से कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वो आपको ये बताएगी कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, आप क्लास में कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। आपने क्या करना है? आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है मीन के साथ। देन इट विल टेल यू कि बच्चे आवाज़ नहीं आ रही, कोई सुनिए, मैं रिपीट करूँगी सारा लेक्चर, ठीक है। तो it will tell you again that in class where are you exactly lies, आप कहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है मैथ्स की और इंग्लिश की, जिस पे आपने 95 और मैथ्स में आपके 90 मार्क्स हैं।
और आप देखेंगे तो आपको ये लग रहा है कि यू आर गुड इन इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि वहाँ आप 95 ले रहे हैं। लेकिन जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन देखा गया तो आपका ये देखा गया कि मैथ में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। इट मीन्स दैट, और इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि आपका जो नंबर है वो आपके मीन से कितने आप डेविएट कर रहे हैं। तो मीन से आपने मैथ में कितने डेविएट किए, जो स्कोर्स आपके हैं, और जबकि इंग्लिश में आपके कितने कुछ स्कोर्स आप डेविएट कर रहे हैं इंग्लिश में। सो इट मीन्स दैट इन द मैथ्स you got high scores, you got high scores than most of the students. Okay, it means that most of the students in your class that are falling your average side, and you will fall in your to the tail towards the highest score. ठीक है, it means that आप कौन सी तरफ जा रहे हैं, आप तेल की तरफ जा रहे हैं, आप हाई वन की तरफ जा रहे हैं, आपने अच्छे मार्क्स लिए। तो क्या फिर हुआ बच्चे, इससे पता चलता है हमें कि स्टैंडर्ड मॉडल के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का होना चाहिए। अच्छा बच्चे, अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिविएशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, और हम कर्व ले रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो ऑन होल कर्व है वो कितने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है, ऑन होल वो बताता है 100%। या अगर इसको हम उसका परसेंटेज हटा दें तो हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इट विल कन्वर्टेड एज अ 1, क्योंकि ये क्या वैल्यू दे रही है हमें, 1 की वैल्यू दे रही है। अगर हम 100% को डिवाइड करें तो हाफ कर्व हमारा क्या हो जाएगा, 50%, और दूसरा हाफ कर्व क्या हो जाएगा, 50%। 0.5 और 0.5 लेफ्ट साइड और राइट साइड। अच्छा बच्चे, हमें क्या है, because we are working with the probability distribution, so we need a z value। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए z वैल्यू या z टेबल, क्योंकि देखने में ये जितना इजी लगता है इतना नहीं है। वी रिक्वायर्ड अ z वैल्यू फॉर सॉल्व दिस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। अच्छा, अब क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे, यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हुए, कुछ लेते हुए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, और एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास z इज ग्रेटर देन -0.8। स्टेप 1 क्या है, इसमें हमने एक बेल कर्व बना देना है और शेड कर देना है वो एरिया जहाँ पे -0.8 बनता है। 0.8 बनता है तो वहाँ पे हमने क्या बना देना है, वहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन बना देनी है, और फिर जो बाकी एरिया है उसको हमने शेड कर देना है। ये बच्चे क्या है, यहाँ से अगर हम लें तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 0.8। यहाँ हमने स्टेप 1 के अकॉर्डिंग क्या कर दी, लाइन एक खींच दी और बाकी एरिया को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। ठीक है, ये हमने कौन सी थी, जेड वैल्यू को निकाला हुआ इससे। ठीक है, जेड वैल्यू को छोड़ के बाकी जो हमने हमारा एरिया है उसको हमने शेड किया है। बच्चों की हम इसलिए करते हैं ताकि एक आइडिया बन सके, एक स्केच बन सके कि हम अपने प्रोबेबिलिटी के साथ क्या करने जा रहे हैं। मतलब ये कि अगर हम मैथ में या किसी और जेड टेबल में देखें तो हमें ये समझ नहीं आती कि आइदर वी हैव टू सब्सट्रैक्ट, हमें सब्सट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। तो इसलिए हम स्केच बना के हमें ये हो जाता है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, अच्छा अब हमें स्टेप 2 क्या करना है बच्चे, स्टेप 2 में हमें प्रोबेबिलिटी एरिया निकालना है, और वो हमने निकालना है जेड वैल्यू का प्रोबेबिलिटी एरिया निकालना है। अच्छा ओके, जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो वो 6 प्रॉब्लम हैं जो कि कहाँ पे पाई जाती हैं, 6 बेसिक टाइप्स की नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं।
फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि वो नॉर्मल प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट जब दी जाती है ना उसी में ही आती है। फॉर एग्जांपल कहीं पे आती है बिटवीन, ठीक है, यानी कि जब फ्रेज स्टेटमेंट के पास आएगा बिटवीन दिस एंड दिस, बहुत ही क्या है कॉमन पाई जाती है। फिर एक वर्ड आता है अबाउट या मोर देन, वो भी कॉमन है। एक वर्ड आता है लेस देन, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, फिर ये है एक है लोअर कट ऑफ, अपर कट ऑफ और मिडिल परसेंट, ये बहुत ही लेस कॉमन है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। ये सारे कहाँ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल्स हैं या उसकी प्रॉब्लम है। अब एक क्वेश्चन एक आता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम हम देखते हैं इसमें बिटवीन आता है। फॉर एग्जांपल बिटवीन आता है या अपर एंड लोअर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ हाउसेस प्राइस बिटवीन 50 एंड $200,000, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड क्या आया है, बिटवीन आया है। इसी के अलावा हम अब अगर बिटवीन के लिए हमें देखना है तो बिटवीन के लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं, मीन रिक्वायर्ड है बिटवीन के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली चाहिए, नंबर सेलेक्टेड चाहिए जो नंबर होगा, ठीक है, और एक्स होगा जो हमारे पास नंबर दिए होंगे। अच्छा बच्चे देखिए, जब भी आपने का प्रोबेबिलिटी के साथ काम करना है तो यू हैव आल्सो अ नंबर ऑफ सैंपल साइज को, जैसे भी यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ हाउस दे दी, ठीक है, तो यहाँ हमें हाउस को क्या करना है, रेंडमली सैंपल साइज इसका देखना है, ठीक है। वो सैंपल साइज कहीं कहीं पे गिवन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 400 हाउसेज जैसे एग्जाम्पल दिया है, नंबर ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके क्वेश्चन इसका भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, जहाँ पे आपका जो सैंपल साइज है वो ऐसा होगा कि जेन्युइन प्लम्बर्स और फर्स्ट ईयर पायलट्स ना भी दिया हो, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, ये चीज़ क्या बता रहा है कि इस एग्जाम्पल में आपका जो सैंपल साइज है दैट इज गिवन, तो यहाँ पे आपका जो सैंपल साइज है इट इज़ नॉट गिवन, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट कंडीशंस आ सकती हैं। अच्छा, तो इसी तरह हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है और वहाँ से आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है वेयर इज द मीन, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है बिटवीन, तो बिटवीन आपको बताएगा कि दो वैल्यूज हैं, ऊपर नीचे वैल्यूज हैं, उसके दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल इफ योर मीन वाज $100 and you were asked for hourly wages between 75 and 125, अब आपने क्या निकालना है, ऑरली वेज, घंटे की वेज निकालने के, हर घंटे की मुताबिक बताएं कितने घंटे आप काम करेंगे, तो आपकी जो घंटे के हिसाब के साथ आपकी वेजेस होंगी, पैसे होंगे, वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बनाना है ग्राफ। ग्राफ में आपने सबसे पहले निकाल देनी है एक मिड पॉइंट से, हमने क्या किया है 100 के लोअर साइड के आके 75, 100 के अपर साइड के आके 125। सो वी हैव टू वैल्यूज, 125 भी है और 75 वैल्यूज है, ठीक है। बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला हम क्या करेंगे, जेड स्कोर निकालेंगे, ठीक है। किसके लिए निकालेंगे, दोनों के लिए निकालेंगे, 75 के लिए भी निकालेंगे और 125 के लिए भी निकालेंगे। अब ये जो फॉर्मूला है z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और यहाँ पे x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 75, तो म्यू हमारे पास क्या है 100। तो हमने क्या करना है, इस फार्मूले को फिल करके इसमें वैल्यूज पुटअप करके हमने एक वैल्यू निकाली
75 के लिए, दूसरी निकाली हमने 125 के लिए। अगर बच्चे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमें क्या करना है, हमारे पास आंसर जो आएगा तो क्वेश्चन 0.5 में आएगा। अब क्या आया हमारे पास बच्चे जो 0.3 और 0.4 में आएगा ना, ठीक है, 0.3 में जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, 0.4 में जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, इस को यूज करते हुए हमने क्या करना है, हमने अपनी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करनी है, ठीक, 1 बाय 1। जब हमारे पास एक z की वैल्यू, जब हमने क्या किया 75 को यूज किया, तब हमारे पास एक वैल्यू आई, और एक z वैल्यू आई जब हमने क्या किया, x कब यूज किया, 125 को यूज किया, हमारे पास z की वैल्यू, वो वैल्यूज है, उन दो वैल्यूज को यूज करते हुए हमने क्या कर लिया, z का एरिया निकाल दिया, ठीक है, z टेबल की वैल्यू निकाल दी। जब हमने वो वैल्यू निकाली तो हमने अपने जो परसेंटेज को क्या किया, उसको जो हमारे पास वैल्यूज आई उसको हमने डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट किया। यहाँ पे कैसे किया, हमने इसको 100 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आंसर आई, 12.93, ठीक है, ये हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर उन्होंने कहा है कि अगर आपने क्या करना है, अगर कहते हैं कि अगर आपको यहीं से सैंपल साइज फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चे, सैंपल साइज फाइंड कैसे करना है, हमने सैंपल साइज फाइंड करने के लिए जो हमारे पास स्टेप 4 की चीज़ें आई थी, जहाँ से हमने z की वैल्यू निकाली थी, तो उसको हमने क्या करना है, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय करना है z वैल्यू से, ठीक है। कहा जाता है कि अगर z की वैल्यू 0.3000 थी और उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास 30 आया, दैट इज क्या है, जो कि सैंपल साइज है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मैं रिपीट कर देती हूँ, डिस्कसिंग अबाउट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ पे हमने ये देखा था कि हम कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी तो हमने फाइंड कर दिया, अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल मॉडल कैसे काम करता है किसी भी डाटा के लिए, किसी भी डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हम क्या कहेंगे कि डाटा कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होनी चाहिए, देन वी से कि ये नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल डाटा जो होता है बच्चे, उसके लिए कहा जाता है कि इट विल गिव ऑलवेज अ बेल कर्व देता है, ठीक है, वो बेल कर्व देगा। इसका मतलब ये होगा कि उसकी दोनों साइड्स पे क्या होंगी, टेल्स होंगी, ठीक है। टेल्स पे क्या होगा, बहुत कम डाटा जो होगा वो टेल पे होगा, जबकि बाकी का जो ज़्यादा डाटा होगा वो उसके मिडल में होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आपकी क्लास के मार्क्स दिए हुए हैं, आपकी क्लास के मार्क्स दिए हुए हैं, तो आपकी क्लास के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे 5% कहाँ होगा, टेल पे होगा, बाकी 95% कहाँ पे होगा, यहाँ पे पास आ होगा। सो दिस इज द टेल, ये आपकी टेल है, 5% यहाँ पे, 5 दोनों साइड है, तो इट मीन्स दैट 5 में से अगर 2 को डिवाइड करें तो यहाँ 2.5 यहाँ पे एक साइड आया और इसी तरह 2.5 इस साइड आया, तो जो बाकी का 95% है वो आपका कहाँ पे है, मिड में पार कर रहा है। इट मीन्स दैट जो एवरेज नंबर है वो दरमियान में है, जो एंड पे है वो आपकी कौन सी है, छोटी छोटी रेंज में, इनके 2.5 और 2.5। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आप अपनी स्टैंडर्ड नॉर्मल मॉडल को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा बच्चे, आप नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन से ये देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से ये देख सकते हैं कि आप कौन सी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले रहे हैं। इट मीन्स दैट आपको ये पता चले कि कौन से कोर्स में आपने क्या किया है, अपने अच्छी परसेंटेज लिया, ठीक है। क्या हुआ, आपने दो
कोर्सेज में आपको हम कंपटीशन करा देते हैं या स्टोरी कंपेयर करा देते हैं। एक है आपका मैथ्स और एक है इंग्लिश। ठीक है, आपने इंग्लिश में मार्क्स लिए हैं या मैथ्स में आपने देखने में लग रहे हैं आपके 90 मार्क्स और एक में 95 है, तो ऑब्वियसली देखने में आप क्या कह रहे हैं कि आपने 95 मार्क्स वाले जो हैं वो कोर्स में ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, बट ऐसा नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड डिवीजन निकालनी है फ्रॉम द मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन जब आप मीन से निकालेंगे तो इट विल टेल दैट कि आप क्लास में कहाँ पे फाल कर रहे हैं। ठीक है, आइदर यू आर फालिंग एट द टेल इन द एवरेज और टूवर्ड्स द अपस्ट्रीम, कहाँ पे आप फाल कर रहे हैं। ठीक है, सो बच्चे यहाँ पे एग्जांपल है 2 मार्क्स की। एक है 2 स्कोर्स हैं, एक है मैथ्स और एक है इंग्लिश। इंग्लिश में 95 ले रहे, मैथ्स पे आपका 90 है। जबकि आपको अगर हम देखें तो आप फिक्स कि आपने 95 में अच्छे मार्क्स लिए, लेकिन फिर हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाली फ्रॉम द मीन। तो हमने ये देखा कि आपके जो मैथ्स है वहाँ पे 2 स्कोर स्टैंडर्ड डिवीजन है, ऑन द अदर हैंड जो आपका इंग्लिश है वहाँ आपका 1 स्टैंडर्ड डिवीजन है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ पे फाल कर रहे हैं। इट मीन्स दैट मैथ्स में आप ज़्यादा हायर स्टूडेंट्स, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आपने ज़्यादा नंबर लिए हैं। मैथ्स में आपने ज़्यादा हायर नंबर लिए हैं क्योंकि वहाँ पे आपकी जो स्टैंडर्ड डिवीजन का स्कोर है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे ये पता चल रहा है कि मैथ्स में आपने क्लास में ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। अच्छा बच्चे, अब हम ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस कैसे होंगे। स्टैंडर्ड नॉर्म मॉडल को यूज़ करते हुए आपके प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस कैसे होंगे। अच्छा बच्चे, अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम ग्राफ देखें तो ये कैसा लगता है। अगर हम देखें एग्जाम्पल लें तो कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, अच्छा इसको हम सारे के सारे को यहाँ से लेके यहाँ तक हम अगर इसको कहें कि ये 100% डाटा शो कर रहा है, कुछ डाटा ये यहाँ भी कर रहा है, कुछ यहाँ भी कर रहा है, यहाँ ये तो अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो हम कहेंगे इट विल शो ऑलमोस्ट 100% ऑफ डाटा, ऑलमोस्ट नहीं 100% डाटा ही शो करता है। अगर हम देखें तो कुछ डाटा आपका यहाँ, अगर फिर हम क्या करें कि अगर यहाँ पे एक रो खींचते तो मैम इट मीन्स दैट 50% ऑफ डाटा लाइज हियर एंड 50% ऑफ डाटा लाइज हियर, ऐसे ही। अगर 100% को आप 1 डेसिमल ले लें तो इट मीन्स दैट 0.5% डेसिमल इधर है, 0.5 इधर है। तो क्या है ये 0.5 डेसिमल जो यहाँ पे है तो आपका क्या है, डाटा शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे आपका जो डाटा शो कर रहा है वो कितना 0.5 ऑन होल कितना है, ऑन होल 1 डेसिमल है या ऑन होल कितना है, 100% डाटा शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा बच्चे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी इतने इजी नहीं है जैसे ये लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें z स्कोर की वैल्यू को यूज़ करते हुए हमें वैल्यू निकालनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर z स्कोर की वैल्यू दी है दैट इज ग्रेटर देन -0.8, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में आप 0.08 पे जाके वो एरिया अलग कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे, वर्टिकल लाइन खींच देंगे। ठीक है, जो आपकी क्या हो जाएगी 0.08 स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगी। दैट मीन्स इट इज़ एक्चुअली अ स्टैंडर्ड डिवीजन मीन वैल्यू फ्रॉम द मीन, और आप उस एरिया को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। यहाँ आपने ऐसे आपने क्या किया, 0.08 यहाँ से इस साइड निकाला, उधर वर्टिकल लाइन खींची और बाकी तमाम एरिया को आपने क्या कर दिया, शेडिड कर दिया। ठीक है, अच्छा बच्चे, हम क्या करते हैं स्टेप 2 में हम z वैल्यू की प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, z वैल्यू हम क्यों निकालते हैं, हमें ग्राफ के बेस की वैल्यू चाहिए। तो जो हमने काम किया कि हमने इसको एरिया को शेड कर दिया, वो हम इसलिए शेडिंग करते हैं ताकि हम पहले ग्राफ स्केच कर सकें, स्केच करके हम शेडिंग एरिया बना सकते हैं ताकि हमें ये पता चले कि आइदर
we are going to subtract our z score value, or we are going to add our z score value. हम अपनी z score value से क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। वरना क्या हो जाता है, अगर हमने ऐड करना हो तो हम सब्सट्रैक्ट करने चले जाते हैं, सब्सट्रैक्ट करना हो तो ऐड करने चले जाते हैं। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट्री नहीं है स्टेप, लेकिन ये हम अपनी आसानी के लिए हम क्या कर देते हैं, z की वैल्यू को सपोज हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। अच्छा बच्चे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं वर्ड प्रॉब्लम के साथ, तो हम ये देखते हैं कि हम काम क्या कर रहे हैं, हमारे पास प्रॉब्लम्स किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास फ्रेजेस नहीं हैं कि जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट में हमारे पास प्रॉब्लम्स में जब हम काम कर रहे हैं तो वहाँ हमारे पास प्रॉब्लम्स के साथ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनसे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मसला चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हमारे फ्रेजेस में लफ्ज आता है बिटवीन, so it means that this problem is related with the between these values। फिर आता है more than or above, तो ये बाकायदा लफ्ज आएंगे, या above आएगा या more than आएगा। फिर वर्ड आएगा less than, तो बच्चे between, more than और less than ये सारी क्या वैल्यूज हैं, ये वो वैल्यूज हैं जो कि बहुत ही कॉमन पाई जाती हैं। सो हम इन्हें डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें लोअर कट ऑफ, अपर कट ऑफ और मिडिल परसेंट, ये भी यूज होते हैं वर्ड्स फ्रेजेस में, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये बहुत ही लेस कॉमन है, इतनी ज़्यादा हमारी जो सोसाइटी है, हमारे कल्चर है, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत कम होती हैं, तो हम इन प्रॉब्लम्स को नहीं पूछते। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाई जाती हैं जिसमें वर्ड्स आते हैं बिटवीन, मोर देन, अबव या लेस देन, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आएंगी हम उन्हें ही डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बिटवीन के साथ काम करने जा रहे हैं, तो बिटवीन के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ हाउसेस प्राइस्ड बिटवीन $50,000 and $200,000। So it means that the word between represents the problem is related to the between। तो यहाँ पे क्या है, हाउसेस का नंबर नहीं दिया हुआ। अब हाउसेस का नंबर नहीं दिया हुआ। अच्छा बच्चे ये देखिए, जब बिटवीन का मतलब है तो इट मीन्स दैट इट इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द मिडिल परसेंटेज। वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड द इट्स मिडिल परसेंटेज, ठीक है, हम एवरेज और मिडिल परसेंटेज नहीं निकालते। तो बिटवीन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो बिटवीन प्रॉब्लम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है सिग्मा एवरेज, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीएशन डिनोटेड बाय द सिग्मा, और हमें क्या नंबर चाहिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए कि हम कौन से नंबर के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे कहाँ कहीं पे हमें दिया होता है सैम्पल साइज, और जब हम यहाँ बात कर रहे हैं हाउसेस की, तो कहीं पे हमें नंबर ऑफ हाउस दिए जाते हैं, नंबर ऑफ पीपल, फैक्ट्रीज, व्हाटएवर यू वांट। तो कहीं पे हमें क्या होता है, कहीं पे बहुत ही जो सैम्पल साइज है वो बहुत क्लियर नहीं दिया था, वो ऐसे दिया था जर्निंग मेल मेल प्लम्बर्स, इनके इनका नाम दिया जाता है, फर्स्ट ईयर पायलट्स, तो ऐसे दिया जाता है। वहाँ पे क्या है, क्लियर कट, यहाँ पे क्लियर कट जो सैम्पल साइज है वो नहीं दिया हुआ है। अच्छा बच्चे, फिर स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने से हमारा मकसद क्या होगा, ग्राफ ड्रा करने से पानी में दिया हुआ। अच्छा, ग्राफ ड्रा करने से हमें क्या होगा, कि हम एक दफ़ा हमारे माइंड में स्केच बन जाएगा कि कौन सी वैल्यू अपर वैल्यू है, कौन सी लोअर है और कौन सी मिडिल वन है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल है कि जहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है
कि $100 जो हैं वो मीन वेज है। अब आपने क्या पता करनी है, आपने ऑर्डनरी वेजेस पता करनी है बिटवीन द 75 आवर एंड 125 आवर्स के दरमियान में। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या कराना है, इसमें हमने ग्राफ बनाना है। दिस इज द मिडल रेंज विच इज द 100। अपर उन्होंने क्या दी थी 75 और 125। तो हमने क्या पता करनी है, हमने पता करनी है कि इसके दरमियान में और भी वेज किसकी है, इसके दरमियान में और भी वेज क्या है। तो सो हमारे पास एक्स क्या है 75 और 125। by using the tips by using the formula for z square is equal to z is equal to x minus mu divided by sigma standard deviation। अब हमारे पास x क्या है, x हमारे पास है 75, x हमारे पास है 125। तो क्या करेंगे, x को हम एक दफ़ा 75 से फाइंड आउट करेंगे z को, और एक दफ़ा z को हम फाइंड करेंगे 125 से। अच्छा बच्चे, दोनों से जो हम फाइंड आउट करेंगे फिर हम उससे क्या करेंगे, z टेबल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो वो हम z टेबल की दो निकालेंगे, हमारे पास दो नंबर आएंगे, उन दो नंबर से हम क्या करेंगे, z टेबल की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, अगर बच्चे हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास स्टेप 5 में आया उसका हमने सिंपल क्या करना है, डेसिमल में निकाला। तो स्टेप 5 में हमारे पास जो वैल्यूज आई उसमें हमने क्या किया, z टेबल में देखा, जो भी आई उसको हमने परसेंटेज में देखा, तो वो हमारे पास क्या किया, बन गया प्रोबेबिलिटी बन गया। और अगर हमने क्या करना है, अगर हमने इस फॉर्मूले से हमें जो z वैल्यूज मिली, अगर हमने उस z वैल्यू से क्या निकालना है, नंबर ऑफ सैंपल, क्या हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल क्या था, तो उसको हमने क्या करना है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जो हमारे पास आंसर आया z स्क्वायर को, उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जब 100 था, 100 यहाँ पे जो हमारे पास 100 नंबर था, ये 100 नंबर था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपने z स्क्वायर से। तो इसने क्या दे दिया, इसने दे दिया 30। ठीक है, सो 30 क्या है, यहाँ पे 30 इज अ सैंपल साइज। ठीक है बच्चे, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे बच्चे। हमने क्या देखा, जिसमें हमने देखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल मॉडल को देखा, और किसको देखते हुए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखी। अब फिर हमने ये देखी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज ऑल